डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ का मॉडल सेट। तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, ये समझेंगे। और उसके बाद हम लोग इस वीडियो में आज उस मॉडल सेट के सेक्शन ए के कुल 40 प्रश्नों का हल देखेंगे, ठीक है। और उसके फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी और सेक्शन डी के प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले कि एग्जाम का पैटर्न क्या है इस बार क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथ के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। टाइम आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में 3 आवर्स का, फुल मार्क्स आपका 100 है और पास मार्क्स कितना है 33 है, ठीक है। 100 में आपको 33 लाइन में से पास हो जाएंगे। चलिए इस बार मॉडल सेट जो जारी किया गया है उसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 59 है, ठीक है। टोटल 59 क्वेश्चन रहेंगे इस बार। और किस बेस कैसे रहेंगे तो देखिए सेक्शन ए में 2 पार्ट है, एक तरह से समझिए। तो फर्स्ट पार्ट में 1 मार्क्स के 30 MCQs हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो सही है उसको टिक करना रहेगा या कलर करना रहेगा, ठीक है। तो कुल टोटल मार्क्स इसका कितना हो गया, 1 मार्क्स के 30 MCQs यानी 30 मार्क्स के हो गए। और फिर सेकेंड पार्ट में सेक्शन ए के ही 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन रहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, यानी कि खाली जगह दिया रहेगा उसमें आपको सॉल्व करके भरना रहेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा। तो 1 × 10 मार्क्स के ये हो गए, यानी सेक्शन ए में आपका कुल 30 + 10 40 मार्क्स के आपको क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे लेकिन आपको बनाना है, सॉल्व करना है। तो 2 × 10 कितना हो गया, 20 मार्क्स का हो गया सेक्शन बी में। अब आते हैं सेक्शन सी में। तो देखिए 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो 4 × 5 कितना हो गया 20, यानी सेक्शन सी में भी 20 मार्क्स का रहेगा आपका क्वेश्चन। और आते हैं अब सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। और इसके जब मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 4 यानी 20 मार्क्स के ये भी रहेंगे। और इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं कि टोटल मार्क्स कितना हो गया तो सबको ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन की संख्या अगर जोड़ते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं तो सबको ऐड किए तो 59 क्वेश्चन। तो इस बार आपको 59 क्वेश्चन दिया रहेगा 100 मार्क्स का, आपको 33 पास मार्क्स है। चलिए आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा तो उसे लाइक कीजिएगा। तो आज हम लोग चलिए सेक्शन ए का कुल जो 40 क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। fx = ये देखिए ये सिंबल ही है मॉड्यूलस का, ठीक है। ये सिंबल आप लोग को पता होगा, क्लास 12 में पढ़े होंगे। ऐसा अगर लिखा हुआ है कहीं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, बोलते हैं मोड, यानी ये मॉड्यूलस फंक्शन का ही सिंबल है। तो fx = mod x ऐसा लिखा हुआ है। ये फंक्शन आपसे पूछ रहा है कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है। तो ऑप्शन में दिया देखिए मॉड्यूलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और नन ऑफ द। तो आप सभी को पता है कि ये सिंबल मोड का है, यानी ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको इफ fx = x/x + 1 देन f(2), यानी कि f2 का मान क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। f2 कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, f2 के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे कि अगर फंक्शन में जहाँ x है वह यहाँ x है तो इधर भी x है, तो यहाँ पे अगर आप 2 रखते हैं तो इधर राइट साइड में भी जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए। तो 2 यहाँ x की जगह पे रख दिए, यहाँ भी देखिए 2 और नीचे 1 है +1, यानी 2 क्या आ गया 3 हो गया। आपका ऑप्शन बी ये सही। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो कोस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताना है आपको। तो कोस इनवर्स लिख लीजिए इसे माइनस। अब कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, आप 1/2 को कोस से रिप्लेस कीजिए क्योंकि यहाँ पर कोस इनवर्स है। तो हम लोग जानते हैं कि कोस 60 डिग्री का, 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिखेंगे,
आप लोगों को पता होगा पाई का मान 180 होता है, तो पाई/3 क्या हो गया 60। इस तरह से हम लोग 1/2 को कोस पाई/3 लिख दें। अब देखिए कोस इन्वर्स और कोस तभी हट सकता है जब यहाँ बीच में माइनस नहीं रहे। अब इस माइनस को आपको हटा देना है, तब आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। ये माइनस कैसे हटेगा, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है कोस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कोस थीटा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इस क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है और बाकी जितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है सब निगेटिव होता है, तो हम लोग इसे अब माइनस कोस पाई/3 को लिखेंगे कोस पाई माइनस थीटा, यानी कि कोस पाई माइनस पाई/3 लिख देंगे। इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कोस 3 आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, और यहाँ से अब आया कोस इनवर्स कोस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 आ गया। अब देखिए कोस इनवर्स कोस आप समझिए कि होता तो कैंसिल नहीं है, लेकिन समझिए कि ये हो गया। तो अब आपका क्या बचा 2 पाई/3, और आपको पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोस इनवर्स x का होता है 0 से पाई, यानी इसका आंसर 0 से पाई में ही आपको लाना है, यानी 180 से कम और 0 से ज़्यादा, या 0 और पाई हो सकता है। तो देखिए यहाँ 2 पाई/3 का मान जो है वो 180 से क्या है, कम है, क्योंकि 2 गुना 180/3, देखिए 3 × 6 = 18, तो 60 दूना 120 हुआ, यानी 180 से कम है, तो यही आपका सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी आपका ये सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है। ये एक फॉर्मूला ही है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, आप लोग को याद होगा, याद नहीं है तो कर लीजिए। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x हमेशा होता है पाई/2। इसी तरह का और भी 2 फॉर्मूला है, क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा। टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x भी होता है पाई/2, और जो बचा 2 आपका कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये भी होता है पाई/2। तो आपसे एग्जाम में कोई भी पूछे आपका आंसर इस तरह का क्या देना है, पाई/2। चलिए ये हो गया, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अब देखिए 5 में ये हो गया आपका क्या, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो A = दिया हुआ है आपको मैट्रिक्स के अंदर 3 6 5 -4, और आपसे पूछा है 2A, ठीक है। तो यानी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ही आसान सा है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, 2 लिख दिए, और जो मैट्रिक्स आपको ए में दिया है वो लिख दिए 3 6 5 -4, और इसे क्या होता है इसमें रूल कि आपको जो बाहर में स्केलर है यानी जो नंबर है उससे जितना भी अंदर में संख्या है, डिजिट है, सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 × 3 6, 2 × 6 12, 2 × 5 10, और 2 × -4 -8, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो 6 12 10 -8 आपका ऑप्शन है सही आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि ये डिटर्मिनांट x + y, y + z, z + x, z x y 1 1 1, ये एक डिटर्मिनांट है। जो मॉडल सेट है उसमें मिसप्रिंट कर दिया गया है, यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल लगा दिया गया है, तो आप लोग उससे सुधार कर लेंगे। ये एक्चुअली में डिटर्मिनांट का क्वेश्चन है, और इसको हल करके सॉल्व करके हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे सवाल को डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करते हैं। तो जो सवाल आपको दिया रहता है उसको डेल्टा मान लिया जाता है, ठीक है। डेल्टा = हो गया x + y, y + z, z + x, और यहाँ है z x y और 1 1 1। देखिए एक प्रॉपर्टी है, हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग इस तरह से लिखते हैं, अप्लाइंग, ये R1 हो गया फर्स्ट रो, ये R2 इसे कहते हैं, और इसे हम लोग R3 कहते हैं थर्ड रो। तो अप्लाइंग क्या अप्लाई करेंगे, देखिए तो R1 = R1 + R2, यानी किसी भी डिटर्मिनांट के एक रो में दूसरे रो को जोड़ देते हैं हम लोग, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता, ये प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी से हम लोग ये R2 के एलिमेंट्स को R1 के एलिमेंट्स में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, देखिए x + y + z हो जाएगा। यहाँ देखिए ये x आके यहाँ जुट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा x + y + z,
और यहाँ पर z प्लस एक्स पहले से है और ये y आकर के जुड़ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर z x y 1 1 1। अब देख रहे हैं हम लोग कि R1 का जो फर्स्ट रो है उसका तीनों जो एलिमेंट है तीनों कैसा है, इक्वल है। तो इसे हम लोग कॉमन बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1 से हम लोग कॉमन निकाल देंगे। जब कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारा कॉमन हो गया, बाहर हो गया, तो बचा यहाँ क्या 1 बचा, क्योंकि ये सब कॉमन में बाहर आ गया। तो इसका ये कोफिशिएंट 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ z x y 1 1 1। और डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम का सारा एलिमेंट सेम हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो देखिए R1 का सारा एलिमेंट 1 1 1 हो गया और R3 का भी सारा एलिमेंट 1 1 1 हो गया, यानी सेम हो गया, तो इसका वैल्यू 0 हो गया प्रॉपर्टी से। तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 0 हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, यानी ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग को फार्मूला भी हम लोग पीछे चर्चा भी कर चुके कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है पाई बाई 2। तो हम लोग इसे देखिए कैसे बना लेंगे 1 मिनट में। डी बाई डी एक्स इसका वैल्यू ही होता है पाई बाई 2, ठीक है। फार्मूला ही है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। और पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है, चाहे कोई भी कांस्टेंट रहे, ये पता होगा आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 0। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ y इक्वल टू कोस ऑफ log x देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट, यानी क्या होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए कैसे करेंगे, ये चेन रूल से होगा, क्योंकि कोस x न रह के x के जगह पे क्या है log x है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो चेन रूल से हमें इसे डिफरेंशिएट करना होता है। तो कोस ऑफ log x लिख लेंगे हम लोग इस तरह से कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स इधर हो गया, और इधर देखिए d बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ log x। तो चेन रूल आप लोग को पता होगा क्या करना होता है, d यहाँ पर कोस log x लिख लेंगे, और यहाँ पर देखिए dx नहीं, d कोस के साथ कौन सा फंक्शन है, log x है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे d log x इस तरह से, और फिर गुना यानी मल्टीप्लाई, ये dx को हम लोग क्या करेंगे, ये d log x को ऊपर भी यहाँ लिख लेंगे d log x और नीचे dx। यही चेन रूल कहता है कि जो कोस किसी भी फंक्शन और फंक्शन में जो यहाँ पर होगा उसके रेस्पेक्ट में करना होता है, और फिर इसे ऊपर लिख करके x के रेस्पेक्ट में करना होता है। अब इसे आप समझिए कोस x, तो कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, सबको पता होगा। तो इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन x, यानी x के जगह पे क्या है यहाँ पर log x है, तो माइनस साइन log x, ठीक है। और देखिए यहाँ पर गुना क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका log x का डिफरेंशिएशन, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, माइनस साइन log x बाय x हो गया। तो देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, यही आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर log x, यानी e टू दी पावर log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आप लोग को याद होगा, नहीं है तो देखिए याद कीजिए, ध्यान में रखिए कि e टू दी पावर अगर log x कहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर बेस में क्या छिपा रहता है, e छिपा रहता है, और इसका वैल्यू हमेशा x होता है, यानी यहाँ पर का बेस और यहाँ पर का बेस सेम हो जाए तो ये चीज़ पूरा हट जाता है, और यहाँ जो है x तो वही x यहाँ पर बच जाता है। तो देखिए यही सेम चीज़ है, यहाँ पर बेस में e छिपा रहता है हमेशा, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ ये e टू दी पावर log ex का वैल्यू क्या होता है x, तो हम लोग x लिख लेंगे, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है,
यानी कि आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ y इक्वल टू 2 टू द पावर x देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, यानी कि अगर आपको 2 टू द पावर x दिया है तो इसका डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा। एक फार्मूला ही है देखिए कि dy बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, जहाँ a कोई संख्या है कोई भी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है ax इंटू लॉग a। फार्मूला ही है, ये आप लोग को याद रखना चाहिए। तो सेम उसी तरह है, यहाँ पर ये संख्या a हो गया और a पर पावर x हो गया, तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए किस में दिया हुआ है, 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2, ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 15 है, तो dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, यानी हमें इस फंक्शन का ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल देना है। देखिए क्या आता है। चलिए तो जो फंक्शन दिया गया है उसे लेकर के अगर हम लोग चलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 15 है, हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखिए सारे फंक्शन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 15। इस तरह से लिख लिए हम लोग। अब देखिए क्या आएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता होगा आप लोग को 2x होता है, किस फार्मूला से, x पर पावर n के फार्मूला से, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 से, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए 2y होगा, लेकिन साथ में क्या होगा dy बाई डी एक्स होता है। फिर देखिए यहाँ 2y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा और बच गया क्या dy बाई डी एक्स, यानी 2 dy बाई डी एक्स, और इधर 15 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0 होता है। अब फाइनली देखिए इसमें 2 2 2 तीनों में दिख रहा है, तो 2 कॉमन लेकर के हम लोग उधर भेज देंगे, 0 बाय 2 वो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर देखिए x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, ये 2 कॉमन लेके उधर कर दिए हम लोग, वो बचा। अब क्या करना है देखिए यहाँ पे बना देते हैं। अब वहाँ देखिए आपको डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे और x प्लस में उधर दाहिने तरफ ट्रांसपोज कर देंगे माइनस में, और डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से अंदर में बच गया y, अब प्लस यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया तो बच गया 1, और ये x जो था उधर भेज दिए तो माइनस में चला गया x। तो फाइनली देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, यही आपका ऑप्शन ए आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि इफ y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स क्यूब देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यानी कि आपको इस फंक्शन का क्या करना है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और वैल्यू बताना है क्या आएगा। तो देखिए y इक्वल टू आपको दिया हुआ है कोस इनवर्स एक्स क्यूब, यानी यहाँ x नहीं है x का क्यूब है, यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि जहां भी ऐसा दिखा फंक्शन ऑफ फंक्शन चेन रूल आपको लगाना है। तो इसे अगर हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे हम लोग देखिए लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्यूब, इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर हमें चेन रूल लगाना होता है, तो चेन रूल क्या कहता है कि डी कोस इनवर्स एक्स क्यूब है यहाँ, तो एक्स क्यूब के ही रेस्पेक्ट में आपको पहले करना है और फिर ये एक्स क्यूब को ऊपर ले जाना है डी एक्स क्यूब और फिर इसे एक्स के रेस्पेक्ट में कर देना है। अब क्या आएगा देखिए फार्मूला में कोस इनवर्स एक्स समझिए इसे आप,
तो कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसे भी आप समझिए कोस इनवर्स एक्स, जहाँ एक्स के जगह पर एक्स क्यूब है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/√1 माइनस क्या होता है, एक्स होता है तो एक्स का स्क्वायर फार्मूला होता है, तो यहाँ एक्स की जगह पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता होगा 3x स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एक्स पर पावर n वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पर पावर n-1 होता है। तो यहाँ देखिए 3 इंटू एक्स पर पावर n-1 एक कम हो जाएगा तो 2 हो गया। तो फाइनली अब देखिए ऊपर हो गया -3x स्क्वायर और नीचे हो गया √1 माइनस एक्स पर पावर 3 गुना 2 6 x⁻⁶। तो -3x स्क्वायर बाय √1 माइनस x⁻⁶, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। 13 में है कि y इक्वल टू 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6 देन dy/dx क्या होगा। यहाँ पर dy/dx शायद नहीं पूछा गया है, d2y/dx स्क्वायर पूछा गया है, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया सवाल में, d2y/dx स्क्वायर ये पूछा गया डबल डिफरेंशिएशन। तो देखिए डबल डिफरेंशिएशन करना भी कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, एक बार करना होता है फिर एक बार उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो y इक्वल टू यहाँ 2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6 दिया, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ dy/dx हो गया, और यहाँ पर सारे फंक्शन में dy/dx लगाइए, कांस्टेंट चाहे तो बाहर कर सकते हैं हम लोग 2, तो dy/dx ऑफ x³ प्लस 3 कांस्टेंट बाहर हो गया dy/dx ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ dy/dx ऑफ सिर्फ कांस्टेंट है तो उसको अंदर रखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, dy/dx का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, 2 इंटू x³ का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इस फार्मूले से, फिर यहाँ पर 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और कोई भी सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो आपको dy/dx बराबर क्या मिला, देखिए क्या मिला, dy/dx बराबर आपको मिला 2 इंटू 3 यानी 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x ये मिला। अब इसका एक बार आपको और डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब जो लगेगा dy/dx इसमें यही हो जाएगा आगे d2y/dx स्क्वायर, और इधर भी 6 बाहर d/dx लगा दीजिए x स्क्वायर के साथ, अब प्लस 6 बाहर d/dx किसके साथ, x के साथ। तो देखिए इसी को बोला जाता है डबल डिफरेंशिएशन, d2y/dx स्क्वायर बराबर 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 6 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो गया कितना बराबर, अगर देखिए तो 6 दूना 12x 12x हो गया, अब प्लस 6 इंटू 1 6, यानी 12x प्लस 6, तो 12x प्लस 6 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इच क्या होगा। देखिए कोई सर्कल है, सर्कल का जो रेडियस है वो अगर चेंज होगा, अगर बढ़ेगा तो सर्कल का एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। मान लीजिए अभी छोटा है रेडियस, फिर बड़ा होगा, तो फिर इससे बड़ा होगा, तो जैसे जैसे रेडियस जो है बढ़ता जाएगा, पहले 2 है मान लीजिए, फिर 3 हो गया, फिर मान लीजिए 4 हो गया, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे सर्कल का एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा, चेंज होगा, घटेगा तो एरिया भी क्या होगा, घटेगा।
तो आपसे यही पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी एरिया में जो किस रेट से चेंज हो रहा है इसके रेडियस के रेस्पेक्ट में, जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो तब आपको बताना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। जिसका भी आपको पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है कि चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल आप लिख लीजिए। तो एरिया को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सबको पता है। इसको हम लोग उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो यहाँ हो जाएगा डी ए बाय डी आर, और यहाँ भी हो जाएगा पाई कांस्टेंट बाहर कर देंगे तो डी बाय डी आर, और यहाँ पर आर स्क्वायर। तो ये पाई हो गया, और आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आर के रेस्पेक्ट में 2r, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, तो ये 2r हो गया। तो डी ए बाई डी आर क्या निकल गया आपका, 2 पाई आर निकला। अब कह रहा है कि आर जब 6 सेंटीमीटर हो तब बताना है। तो देखिए डी ए बाय डी आर एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी आर का वैल्यू आपको 6 पुट कर देना है। तो 2 पाई इंटू 6 यानी कितना हो गया, यानी ये हो गया 12 पाई सेंटीमीटर। तो आपका देखिए ऑप्शन बी में 12 पाई दिया गया है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रल ऑफ एक्स इनवर्स डीएक्स क्या होगा इन चारों में से। तो देखिए एक्स इनवर्स का इंटीग्रेशन, तो आप इसे आई मान लीजिए, लेट आई इक्वल टू, और एक्स इनवर्स डीएक्स को देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले चूंकि यहाँ पर पावर -1 है, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं 1/x dx। हम लोग जानते हैं x का पावर -1 को 1/x लिखते हैं। और देखिए log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि log x नहीं लिख के log mod x लिखा जाता है इसे। इसका एक्चुअल आंसर होगा log mod x प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद एक कोई भी कांस्टेंट दिया जाता है c, और यहाँ पर बेस e छिपा रहता है। तो आपको आंसर में लिखना है log mod x प्लस सी, ना कि log x प्लस सी। ये आपका गलत हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि log mod x वाला ही आंसर ऑप्शन सी लिखना है। चलिए नंबर 16 देखते हैं हम लोग। इंटीग्रल ऑफ 1 dx, यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए आप लोग को पता होगा कि x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, इसीलिए 1 का इंटीग्रेशन उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x होगा, लेकिन उसके साथ हमेशा एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगाया जाता है, प्लस c लगाइए या k लगाइए। तो देखिए यहाँ पर k लगाया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस k। तो ऑप्शन ए हो गया आपका आंसर। चलिए सेकंड 17 देखते हैं। 10x का आपसे इंटीग्रेशन पूछा है, ठीक है। तो 10x का इंटीग्रेशन देखिए ये फॉर्मूला ही है, आप लोग को याद रखना चाहिए कि 10x का इंटीग्रेशन 2 होता है। एक तो होता है माइनस लॉग मोड कोस x प्लस सी, ये भी होता है। और दूसरा अगर आपको बोले कि 10x का इंटीग्रेशन तो होता है लॉग मोड सेक x प्लस सी। तो दोनों आपका सही है, ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसको आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें सेक वाला नहीं दिया है, मुझे कोस में दिख रहा है, तो कोस में माइनस होता है, माइनस लॉग मोड कोस x प्लस सी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, और यहाँ है ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा इन चारों में से। तो देखिए ये जो इंटीग्रल है ये एक टाइप ऑफ इंटीग्रल इस टाइप का है कि e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx, ठीक है। इस टाइप का इंटीग्रल आपको कहीं भी दिखा कि e टू द पावर x और ब्रैकेट में fx यानी कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर हो, इस तरह से कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव यानी उसका डिफरेंशिएशन किया हुआ फंक्शन, तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है e टू द पावर x इंटू fx, जो फंक्शन है आपका, अब प्लस सी, यही आपका आंसर होता है। तो देखिए यहाँ बहुत ही आसानी से मुझे दिख रहा है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप fx बोलें कि tan इनवर्स x है, ठीक है, तो f डैश x यानी कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबको पता होगा। तो ये हो गया fx और ये हो गया f डैश x।
तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग इस ट्रिक से क्या बोल सकते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा e⁻ fx प्लस सी, और fx क्या है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है e⁻x tan इनवर्स x प्लस सी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि इंटीग्रल ऑफ dx बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए ये एक फार्मूला में है, कौन से फार्मूला में, देखिए dx बाय 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला में आ गया। किस फार्मूला में, देखिए इंटीग्रल ऑफ dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आप लोग को पता होगा क्या होता है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ये होता है फार्मूला। तो देखिए सेम उसी तरह के फार्मूला में है, जहां a के जगह पे 3 है तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसका इंटीग्रेशन, 1 बाय ए यानी 1 बाय 3, फिर इंटू tan इनवर्स x बाय ए होता है, तो a के जगह पे 3 है और प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट c लगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी में ये दिया गया है 1/3 tan इनवर्स x बाय 3 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, यानी कि हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया गया है और x⁵ का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए x⁵ का इंटीग्रेशन आप लोग को पता होगा, फार्मूला होता है क्या चीज, इंटीग्रल ऑफ x⁴n dx का फार्मूला ही होता है x⁴n+1 बाय n+1 प्लस सी। लेकिन चूंकि यहाँ डिफिनिट इंटीग्रल है तो हमें कांस्टेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस पार्ट को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, x⁵ है यानी n है तो n+1 हो जाता है, तो 5 है तो 5+1 क्या हो जाएगा 6, और नीचे भी n+1 यानी 5+1 6, और इस तरह से हम लोग जो ये दिया हुआ है आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट उसको लिख देंगे a to b। अब क्या होता है रूल कि पहले आपको अपर लिमिट रखा जाता है जो x है वहाँ पर, और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, देखिए x के जगह पे आप लोग पहले b रखेंगे तो b पर पावर 6 और माइनस, फिर x के जगह पर a रखेंगे तो a⁻6 बाय 6, यही आपका आंसर हो गया। तो b⁻6 माइनस a⁻6 बाय 6 यहाँ ऑप्शन बी में दिया गया है, यही आपका आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये भी डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, यहाँ आपको लिमिट दिया हुआ है 2 से 4, 1/x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो 1/x का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होगा log mod x होता है, क्या होता है log mod x, और यहाँ पर हम लोग लिमिट लगा देंगे 2 से 4। अब क्या रूल है कि पहले अपर लिमिट और फिर माइनस देके लोअर लिमिट, यानी कि log mod पहले 4 और फिर माइनस log mod 2। अब देखिए मोड का काम क्या होता है कि अगर निगेटिव चिन्ह है अंदर में तो मोड हटेगा तो भी पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। यानी अब हम लोग मोड हटा देंगे तो हमारे पास क्या आया log 4 माइनस log 2। अब एक फार्मूला होता है log m माइनस log n का, क्या होता है देखिए आप लोग को याद होगा, याद नहीं है तो कर लीजिए, log m माइनस log n बराबर होता है log m बाय n, ये फार्मूला ही होता है कि log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n। तो देखिए यही फार्मूला में इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। log 4 माइनस log 2 है तो इसे लिख सकते हैं log m बाय n यानी 4/2, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यानी log 2 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए log 2 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया गया है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस 5y इक्वल टू 0 इज, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है इसका ऑर्डर क्या है ये बताना। बहुत ही आसान है ऑर्डर बताना। देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपको ये दिया हुआ है dy बाई dx, इसका ऑर्डर क्या है 1, ये
जैसे कि dy बाई डी एक्स है कहीं पर भी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है। अगर आपको d2 बाई डी एक्स स्क्वायर अगर दिखा और प्लस जैसे 5y बराबर 0 रहता, तब इसका ऑर्डर हम लोग क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो दिख रहा है हमें क्लियर कि इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, dy बाई डी एक्स है सिर्फ वहाँ पर मौजूद। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑर्डर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज, यानी कि ये जो आपको दिया गया है इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इससे हम लोग बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में। कैसे बनाते हैं देखिए, जो आपको दिया गया है इक्वेशन लिख लेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। यहाँ देख रहे हैं हम लोग कांस्टेंट 1 है, यानी इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये हमारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0। हमें कांस्टेंट को हटाना होता है, तब जो बचेगा वही हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे हम लोग एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 2 कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो यहाँ आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, यानी 2 इंटू 1। और यहाँ c यानी कांस्टेंट है सिर्फ, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ये 2x इधर प्लस में है, इधर ले आएंगे माइनस में, ये 2 इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, इधर बच गया 0। यही हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है आपको, ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ पर आपको देखिए एक वेक्टर दिया गया है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और उसका मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस आपको कह रहा है कि फाइंड करें क्या होगा। तो देखिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। कोई वेक्टर a इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म का, तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यानी कि आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जो के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लेकर के निकाल लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सीधा आपको एक वेक्टर दिया गया और उसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, अंडर रूट सिंपल, आई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है -1 है, कुछ नहीं है तो माइनस है तो उसके साथ 1, तो -1 है तो -1 का स्क्वायर कर लेंगे, जे का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, के का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 9, तो ये हो गया √14, यही हो गया मैग्नीट्यूड। तो √14 ऑप्शन डी में दिया गया है, यही आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इफ वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है। ये भी बहुत आसान है। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई कैप ये हमेशा होता है 1, ठीक है। आई के साथ आई का 1 होगा, उसी तरह से जेड के जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ 1 होता है और के का के के साथ 1 होता है। बाकी अब अगर हम चेंज करें, जैसे कि आई के साथ हम जे ले लें डॉट प्रोडक्ट, तो ये हमेशा 0 देता है वैल्यू, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में परपेंडिकुलर होता है। जब वेक्टर का चैप्टर आएगा या क्वेश्चन आएगा हम लोग इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि आई डॉट आई हमेशा 1 होगा, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, और बाकी अगर दूसरे के साथ करें, आई का जे के साथ करें या आई का के साथ करें डॉट प्रोडक्ट, तो ये सब 0 देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो सिर्फ आई का आई के साथ,
क्योंकि आई का जे और के के साथ तो 0 हो जाएगा, तो जे और के वाले के साथ करना ही नहीं है, आई का आई के साथ करना है, जे का जे वाले के साथ और के का के वाले के साथ, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए लिख लेते हैं हम लोग वेक्टर ए को। तो यहाँ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप और डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में i को i के साथ, तो i का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ i का कोफिशिएंट 4 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर बीच में प्लस करेंगे। j का कोफिशिएंट -2, j का कोफिशिएंट -5, फिर प्लस करेंगे, k का कोफिशिएंट 1 और k का कोफिशिएंट 3। सबको सॉल्व कर लीजिए, ये 12 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 10 और ये हो गया 3, तो ये हो गया टोटल 25, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस आर, यानी कि जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। देखिए 3D में अगर हम चले स्पेस में तो वहाँ पर 3 एक्सिस बनते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है। देखिए मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। स्पेस में, स्पेस की बात हो रही, और मान लीजिए एक लाइन कहीं से गुजर रहा है इस स्पेस में, यहाँ से मान लीजिए एक लाइन ऐसे गुजर रहा है, ये लाइन, ठीक है, लाइन एल। तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर नेगेटिव डायरेक्शन होता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बनाता है, ठीक है, कुछ तो एंगल बनाएगा, उसको नाम दे दिया चलिए अल्फा। वाई एक्सिस के साथ देखिए कुछ एंगल बनाएगा ये लाइन, इसका नाम दे दिए बीटा, और जेड एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, इसका नाम दे दिए गामा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया, जैसे अल्फा एंगल अगर बनाया तो कोसाइन, कोस लगा देंगे अल्फा, तो यही कोस अल्फा हो गया डायरेक्शन कोसाइन। फिर अगर वाई के साथ बीटा बनाया तो कोस बीटा, और जेड के साथ गामा एंगल बनाया तो कोस गामा। इसे ही इस लाइन का हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ठीक है। किसको? कोस अल्फा को, कोस बीटा को, कोस गामा को। और ये तीनों क्या है? ये तीनों है कि एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बनाया उसका कोस का वैल्यू लगा, कोस के साथ वैल्यू, वाई के साथ कितना एंगल बनाया बीटा, तो उसका कोस के रूप में वैल्यू, और जेड के साथ कितना कोण बनाया गामा, तो उसका कोस के साथ वैल्यू। यही जो वैल्यू देता है यही डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है लाइन का। तो आपसे पूछा है कि जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, यानी ये जो एक्सिस है जेड एक्सिस, इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए ये जेड एक्सिस को आप लाइन मान लीजिए, तो जेड एक्सिस एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितना का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर होता है तीनों एक्सिस। तो जेड एक्सिस जो है, अगर हम बोलें कि एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण। वाई एक्सिस के साथ कितना डिग्री का बनाएगा, तो वाई जेड भी आपस में 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और जेड एक्सिस खुद जेड एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगा, उसी पर है ओवरलैप है, यानी 0 डिग्री का कोण बनाएगा। ये कोण बनाया, अब इसी का कोस के साथ कोस के रूप में वैल्यू ले लीजिए, यानी कोस 90 और कोस 0, यही जो वैल्यू होगा यही वैल्यू जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। तो कोस 90 का वैल्यू क्या होता है, सबको पता है 0 होता है, कोस 90 0 होता है, कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग क्या देखें, 0 0 1 होता है। तो 0 0 1 ऑप्शन सी में आपको दिया गया है, यही वाला आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इफ L M N आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, किसी भी, यही बात हो रहा है, स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L M N है, L M और N है। देखिए जो कोस अल्फा है, कोस बीटा है, कोस गामा है ना, इसी को एक को L बोला जाता है, इसको एक को M बोला जाता है और एक को N बोला जाता है, यही डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का। तो उसका ना एक रिलेशन होता है कि इस तीनों का स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, एक फार्मूला ही होता है, आप लोग को याद रखना चाहिए। याद नहीं है तो अब याद कर लीजिए कि L² + M² + N² हमेशा 1 के बराबर होता है। ऑप्शन डी में आपको दिया गया है, यही वाला आंसर है।
नंबर 28 देखते हैं हम लोग। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 437 एंड 1 माइनस 1 माइनस 5 है, यानी दो पॉइंट आपको दिया गया और दोनों पॉइंट के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए 3D में डिस्टेंस फार्मूला आप लोग को याद होगा, और याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिए। अगर ये दो पॉइंट है मान लीजिए ए बी, तो ए बी डिस्टेंस जो होता है वो फार्मूला क्या होता है, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब x1 y1 z1 क्या है, तो देखिए जो पहला पॉइंट है उसका ही फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 है, सेकेंड वाला y1 है और थर्ड वाला z1 है। उसी तरह से दूसरे पॉइंट में ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए x2 क्या है, तो x2 1 है, और x1 क्या है, x1 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो गया। y2 क्या है, -1, और y1 क्या है 3, तो इसका स्क्वायर हो गया। z2 क्या है, तो z2 देखिए -5 है और z1 7 है, इसका होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 1 माइनस 4 -3 और -3 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। -3 -1 -4 और -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस यहाँ -12 और -12 का स्क्वायर 144। सबको ऐड कर लीजिए तो 9 6 15 4 19, 9 बच गया, 1 4 1 5 1 6 और इधर हो गया 1, यानी 169 हुआ, 169। इसका जो है वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस क्या निकल गया, 13 यूनिट निकल गया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, स्क्वायर रूट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इफ़ पी ए इक्वल टू, यानी प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 3/8 दिया है, पी बी 1/2 दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 दिया है। तो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसका भी एक फार्मूला ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला ही होता होगा, आप लोग को पता होगा। चलिए तो पी ए क्या है, 3/8 है, पी बी क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है, 1/4। सबको अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 8, 2 और 4 का एलसीएम 8, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, तो 4 3 7, 7 माइनस 2 5, 5/8, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन वो ए बी सी, ऑप्शन डी में आपको 5/8 दिया गया है, यही आपका सही आंसर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। इफ पी ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2, देन पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ, इसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ई बाय एफ जो लिखा हुआ है या पी ए बाय बी ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी जब बी इवेंट पहले ही हो चुका है, ये इसका मीनिंग होता है। तो देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऐसा चीज़ लिखा हुआ तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय, जो नीचे है ये ध्यान रखिएगा बी नीचे है, तो बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो चलिए हम लोग इसी फॉर्मूला से इसको निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे क्या है एफ है तो एफ रहेगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपको दिया हुआ है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको दिया हुआ है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, ना भी दिया रहता तो हम लोग बना सकते थे। अब ये 0.0 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग 30 जो MCQ क्वेश्चन था वो सारा कंप्लीट कर लिए। अब जो 10 फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, चलिए हम लोग अब उसको देखते हैं 31 से 40 तक के क्वेश्चन को।
तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन जो 31 से 40 नंबर तक का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। इफ जी एक्स इक्वल टू एक्स बाय एक्स माइनस वन, जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसका वैल्यू है एक्स बाय एक्स माइनस वन, देन जी ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू क्या होगा। जी ऑफ माइनस थ्री आपको फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जी ऑफ एक्स अगर दिया हुआ है तो जी ऑफ माइनस थ्री कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान। जहां एक्स है वहां पर क्या आ गया माइनस थ्री, तो आरएचएस में भी जहां जहां एक्स है वहां माइनस थ्री रख दीजिए। तो यहाँ माइनस थ्री रख दिए, एक्स की जगह पे माइनस थ्री और ये माइनस वन, तो ये हो गया माइनस थ्री बाय माइनस फोर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 3/4 आ गया। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स जो है वहाँ आंसर क्या भर देंगे 3/4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स और क्या। तो देखिए फॉर्मूला ही अगर याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप लोग याद कर लीजिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला ही होता है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई, फार्मूला ही होता है। तो बस जस्ट आपसे फार्मूला ही पूछ दिया है, आपको याद रखना है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ये भी एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है, ये फार्मूला ही है, आपको ये बताना है कि इसका क्या होगा इंटीग्रल। तो देखिए बहुत ही मतलब कि ऐसा तीन तरह का, एक ही तरह का है तीन स्पेशल इंटीग्रल, जिसमें से एक आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको याद भी रखेंगे, कैसे हम लोग निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स बाय टू लिख देना है। क्या लिख देना है एक्स बाय टू, और जो आपको सवाल है वही उतार देना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए के आगे चिन्ह क्या है, साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस देना है। ए के आगे अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव देना रहेगा, तो ए के आगे पॉजिटिव चिन्ह दे देंगे और ए स्क्वायर बाय टू कर देंगे और साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, यही हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए आप लोग को याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 क्या है, ये डिफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। 0 टू π/4 है लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करके आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो देखिए ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा रिवर्स प्रोसेस से। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और अब लिमिट लगा दीजिए यहाँ 0 टू π/4। अब एक्स की जगह पे एक बार अपर लिमिट और माइनस देके लोअर लिमिट, तो टेन इनवर्स एक्स के जगह पे हम लोग π/4 और माइनस टेन इनवर्स एक्स के जगह पे 0। अब देखिए टेन इनवर्स π/4 का तो कोई मान नहीं निकलेगा, अगर यहाँ 1 रहता ना 1 तब हम लोग वैल्यू निकालते थे π/4, चूंकि π/4 ही दे दिया इसका वैल्यू नहीं, और टेन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया टेन इनवर्स π/4। यही आपको यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ फिल कर देना है, यानी टेन इनवर्स π/4, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 है ये कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x इज, और फिर यहाँ पर डैश है यानी कि खाली जगह है, आपको भरना है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको क्या करना है सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होगा। ठीक है, किस मेथड से, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे हम लोग। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहलाता है। इसमें क्या होता है कि एक्स एक्स वाले को एक तरफ और वाई वाई को एक तरफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डी वाई को हम इधर छोड़ देंगे और इधर एक्स मुझे दिख रहा है तो डी एक्स को ऊपर रखना होता है, तो इसको उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। सेपरेट कर लिया हम लोग वेरिएबल्स को। अब क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो लगा दिए चिन्ह इंटीग्रेशन का।
अब यहाँ से dy का इंटीग्रेशन y होता है और 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है और एक इंटीग्रल कांस्टेंट हम लोग c लगा देंगे। तो फाइनली यही हो गया हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पर भर देंगे y इक्वल टू log mod x प्लस c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा। तो देखिए आई कैप का आई कैप के साथ हमेशा 1 होता है, जे का जे के साथ 1 होता है, के का के के साथ हमेशा 1 होता है। ठीक है, क्योंकि आई के बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पता है कि कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा, ये ना फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का। तो देखिए आई डॉट आई का वैल्यू हमेशा 1 क्यों आ जाता है, देखिए आई डॉट आई करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, आई का मैग्नीट्यूड इनटू फिर आई का मैग्नीट्यूड, बी की जगह पर भी आई है, और कोस देखिए आई डॉट आई एक्स के ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल बना तो थीटा क्या हो जाएगा 0। आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये यूनिट वेक्टर है, और कोस 0 का मान भी 1 होता है। तो इस तरह से आई डॉट आई क्या आया 1 आया। तो आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के हमेशा 1, लेकिन इसके अलावे अगर दूसरे से करते हैं तो हमेशा 0 होता है, यानी आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0। ये भी समझ लीजिए कैसे 0। तो आई डॉट जे अगर करेंगे हम लोग तो फार्मूला से क्या लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, यानी कि दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा। तो देखिए ये अगर एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए वाई और ये जेड एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वही आई कैप, वाई के डायरेक्शन वाले को हम लोग जे कैप कहते हैं। दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बना 90 डिग्री का, और कोस 90 इसका वैल्यू तो 1, इसका वैल्यू 1, और कोस 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये क्या कर दिया 0 कर दिया कि नहीं इसको। तो आई डॉट जे कैप हमेशा क्या होगा 0, यानी बदल गया, आई के साथ के भी रहेगा तो 0, जे के साथ के रहेगा या जे के साथ आई रहेगा तो 0, ये लेकिन सेम के साथ 1 होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 देन द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी इज। देखिए दोनों का दो वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको 0 दिया है, तो दोनों वेक्टर के बीच क्या एंगल होगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए बहुत ही आसान है ये निकालना। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देते हैं 0, और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है हमें पता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा होता है, और ये आपको क्या दे दिया है 0 दे दिया है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कोई तो संख्या होगा डिजिट, इसको इधर भेज देंगे तो 0 में भाग लग के क्या हो जाएगा 0 खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा कोस थीटा बराबर 0 बचा। अब देखिए थीटा का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर 0 जो है कोस कितना डिग्री का मान होता है, तो कोस 90 डिग्री का, यानी कि π/2 का मान 0 होता है। तो अब यहाँ से फाइनली थीटा बराबर क्या निकल गया π/2 निकल गया, या इसी को 90 डिग्री भी बोलते हैं हम लोग। तो आपको वहाँ पर भर देना है π/2 या 90 भी भर दीजिएगा तो भी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस लेमडा, और ये ब्रैकेट में है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8 के कैप। ये एक लाइन का इक्वेशन है स्पेस में, हम लोग जानते हैं। और ये किस फॉर्म का है, तो देखिए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, इस फॉर्म का है लाइन का इक्वेशन, यानी वेक्टर फॉर्म में। जहाँ ए क्या है, तो इस लाइन का पोजीशन वेक्टर है, यानी कि कोई भी लाइन है, जैसे एल कोई लाइन है, तो ये तो कोई ना कोई पॉइंट से तो पास करता होगा ना। मान लीजिए ए पॉइंट से पास किया, तो इस पॉइंट को जब हम ओरिजिन से जोड़ देते हैं, ठीक है, ओ से जोड़ देते हैं ओ ए को, तो इसी को हम लोग नाम दे देते हैं वेक्टर ए। और ये लाइन किसी कोई वेक्टर, मान लीजिए कोई वेक्टर बी है, इसके ही क्या है ये पैरेलल है, तो ये बी के ही पैरेलल है, तो यहाँ पर आ जाता है लेमडा इंटू वेक्टर बी।
लाइन के इक्वेशन में। ठीक है, तो क्या हुआ, ये किसका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। ठीक है, अब इसका आपसे पूछ रहा है क्या, डायरेक्शन रेशियो। तो ये तो पोजीशन वेक्टर है, क्या है, पोजीशन वेक्टर, जहां से लाइन पास कर रहा है, तो ये आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा, डायरेक्शन रेशियो ये नहीं बताएगा। डायरेक्शन आपको क्या बताएगा, ये बताएगा वेक्टर बी, ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, लाइन भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वेक्टर बी आपको डायरेक्शन रेशियो बताता है। यानी ये जो बाद में जो लिखा हुआ है, ये 3i प्लस 2j प्लस 8k कैप, वही आपको डायरेक्शन रेशियो देगा। ठीक है, तो वेक्टर बी का फॉर्म में ये वेक्टर बी है समझिए, तो इसका i का जो कोफिशिएंट है i कैप का 3, j कैप का 2 और k कैप का 8, यही है डायरेक्शन रेशियो उस लाइन का। तो आपको यहाँ पर लिख देना है क्या, 3, 2, 8, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 ये है कि इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ये मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसको हम लोग ये बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी अकर्स, यानी ए की प्रोबेबिलिटी जब बी पहले ही हो चुका हो घटित, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई, यानी ये दोनों इक्वल दिया है, तब यहाँ पर क्या कंडीशन होगा वो आपको लिखना है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ऐसा दिया हुआ है आपको। तो देखिए ये फार्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ऐसा दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नीचे जो है वही नीचे रहेगा। उसी तरह से यहाँ भी करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोले या बी इंटरसेक्शन बोले, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलिए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोलिए, दोनों एक चीज होता है। तो आप लोग बी इंटरसेक्शन ए बोलिए या ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, ऐसा लिख लेंगे हम लोग। ध्यान ये रखना है कि नीचे क्या है, नीचे ए है तो यहाँ पर ए होगा, बस ये ध्यान रखना। ऊपर तो प्रोबेबिलिटी पे अगर 2 है तो उसका इंटरसेक्शन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तो सेम सेम हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, तब यहाँ 1 और यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर पी ए हो जाएगा और इधर पी बी चला जाएगा। तो यही कंडीशन निकला कि ये दोनों इक्वल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको यहाँ पर भर देना है तब पी ए बराबर पी बी, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या है 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा ये आपको बताना है। फिर से देखिए फार्मूला हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का, क्या फार्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय जो नीचे है, बी नीचे है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे हम लोग करेंगे। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आपको नहीं दिया है, ठीक है, इसको जैसे का तैसे लिख दिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो दिया है, क्या दिया है 0 दिया हुआ है। ये मान लीजिए कोई तो नंबर आएगा, प्रोबेबिलिटी है तो कोई तो संख्या आएगा, और किसी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है, यानी ये सिंबल इन्फिनिटिव का होता है। ये तो ये लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिख सकते हैं अनडिफाइंड, क्या लिख सकते हैं अनडिफाइंड, या आप लोग लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग भर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला सिंबल अनडिफाइंड का, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग आज देख लिए सेक्शन ए का कुल 1 से लेकर के 40 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर ये आप लोग को अच्छा लगे, समझ में आए, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें, अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, और पढ़ाने का तरीका अगर मेरा अच्छा लग रहा है आप लोग को तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्शन बी का सॉल्यूशन। चलिए, थैंक यू।